हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। उम्मीद है कि आपने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ठीक आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देख लेना। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वापस से शुरू करते हैं हम लोग फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। याद रहे, मैंने कोशिश किया है और आने वाले अभी तो मैं पर डे एक ही वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 दिनों के अंदर हर दिन यानी 2 से 3 वीडियोज़ आएंगे जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन के सेट होंगे उसमें। तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ध्यान रहे दोस्तों, 60 क्वेश्चन मैं इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुका हूं, जिससे आपको इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य, यानी सांख्य के अनुसार। आप देख सकते हैं कि सांख्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सांख्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है टू डेवलप डिस्क्रीमिंग नॉलेज ऑफ इट सेल्फ एंड रियलिटी, यानी कि आत्मा और वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान विकसित करना। आत्मा और वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान विकसित करना, यह सांख्य का क्या है? एम है। क्वेश्चन होगा वापस से समझना, सांख्य शास्त्र यानी कि सांख्य से रिलेटेड, हाँ, जहाँ ये सांख्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सांख्य के अनुसार, जहाँ तक मुझे याद है, सांख्य शास्त्र जो सांख्य चीज शास्त्र है, इसके जो जनक है वो कपिल मुनि है। ठीक है, तो सांख्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो टू डेवलप डिस्क्रीमिंग नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड रियलिटी, यानी आत्मा और वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान विकसित करना। आत्मा और वास्तविकता का, हम आत्मा है या वास्तविकता है, इस चीज का पूर्ण ज्ञान विकसित करना ही इसका क्या है? उद्देश्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड सांख्य बेस्ड करिकुलम लुक, यानी कि सांख्य आधारित पाठ्यक्रम कैसा होगा? सांख्य पर आधारित पाठ्यक्रम कैसा होगा? इसका आंसर है सांख्य पर आधारित पाठ्यक्रम आत्मज्ञान, दार्शनिक अध्ययन और मानसिक विश्लेषण पर जोर देता है। सांख्य आधारित जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या करेगा? तो आत्मज्ञान, दार्शनिक अध्ययन और मानसिक विश्लेषण पर जोर देगा। अब आप सोचते होंगे, जो लोग बिल्कुल नए होंगे ना, हो सकता है उनके लिए टॉपिक समझ से बाहर आए, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे जितने भी हमारे जो दर्शन है ना, भारतीय दर्शन, वो कहीं ना कहीं आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ज्ञान, इन सब पर ही जोर देता है। तो ऐसे में जो सांख्य शास्त्र है, जो सांख्य दर्शन है, वो आत्मज्ञान, दार्शनिक अध्ययन और मानसिक विश्लेषण पर जोर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिश करेंगे कि आज 40 मिनट तक हम 60 क्वेश्चन कवर कर ले, जिससे आपका भी समय का पूरा इस्तेमाल हो। विच मेथड सूट्स सांख्य टीचिंग, यानी कौन सा, यानी सांख्य शिक्षा के लिए कौन सी विधि अनुकूल है? सांख्य शिक्षा अगर दिया जाए तो आपको कैसी विधि अपनानी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आत्म अवलोकन के साथ चिंतन और विश्लेषणात्मक चर्चा। आत्म अवलोकन, देखो लिख रहा है कि रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल डिस्कशन विथ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आत्म अवलोकन, खुद को पहचानना, खुद को समझने की कोशिश करना। ठीक है, उसके साथ साथ चिंतन और विश्लेषणात्मक चर्चा। चिंतन, देखो अंतर होता है, एक चिंता और चिंतन में फर्क होता है। जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान करे, जैसे मैं आपको पहले ये परिभाषा बता दूं, मान लीजिए कि आपने कहीं से लोन ले रखा है। अब लोन के वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो चिंता है। लेकिन जब आप ये सोचोगे ना, कैसे चुकाए, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी, तो इस तरीके की टेंशन जो होती है ना, वो चिंता होती है। लेकिन जब आपके दिमाग में आएगा ना कि अगर ऐसे काम करूँ तो ऐसे हो सकता है, मतलब इस तरीके से करूँ तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, जब आपका दिमाग सॉल्यूशन बेस्ड होगा तो वो चिंतन होता है। लेकिन जब प्रॉब्लम बेस्ड होगा तो वो चिंता होती है। समझ में आ रही है? जब आप प्रॉब्लम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो आप चिंता में होंगे, लेकिन जब आप सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते तब आप चिंतन में होते हो। ठीक है, और विश्लेषणात्मक चर्चा, इस पर जोर देता कौन? सांख्य शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला, व्हाट इज वेदांताज मेन एजुकेशनल एम, यानी वेदांत का मुख्य शैक्षिक लक्ष्य क्या है? वेदांत का मुख्य शैक्षिक लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट, यानी कि सेल्फ नॉलेज। मैंने आपको पहले ही कहा है, देखो यहाँ लिख रहा है परमात्मा और आत्मज्ञान का अनुभव। भारतीय दर्शन के अधिकतर मैक्सिमम जो है वो यही को आपको बताएंगे, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, मोक्ष की प्राप्ति, सत्य को ढूंढना, यही सारी चीजें भारतीय दर्शन में आपको बताया जाएगा। तो वेदांत जो है, ठीक है, वेदांत के कौन है? तो वो क्या बता रहे हैं, वेदांत का शिक्षा शैक्षिक लक्ष्य क्या है? तो आत्मा, परमात्मा, मतलब आत्मज्ञान या परमात्मा ज्ञान का अनुभव, ये इनका शैक्षिक लक्ष्य है। यानी कि इनका लक्ष्य है कि आत्मा का ज्ञान हमें हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट सब्जेक्ट फिट है वेदांता करिकुलम, मतलब वेदांत आधारित पाठ्यक्रम में कौन से विषय शामिल होंगे?
कौन कौन से विषय शामिल होंगे? अगर वेदांत आधारित पाठ्यक्रम है, ऐसा पाठ्यक्रम जो वेदांत पर आधारित है, उसमें पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए? तो देखो यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ, नैतिकता, तर्क और ध्यान आधारित अभ्यास कैसे होने चाहिए? आध्यात्मिक ग्रंथ, नैतिकता, तर्क और ध्यान आधारित। इट मीन्स देखो यहाँ पर बता रहे हैं इंग्लिश में अगर आप पढ़ो तो स्पिरिचुअल टेक्स्ट, एथिक्स, लॉजिक एंड कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आध्यात्मिक ग्रंथ, नैतिकता, तर्क और ध्यान आधारित अभ्यास, ये जो है वेदांत आधारित जो पाठ्यक्रम है उनके मतलब पाठ्यक्रम हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द टीचर्स रोल इन वेदांता एजुकेशन? दोस्तों वेदांता एजुकेशन में टीचर का क्या रोल होता है, यानी वेदांत शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सिंपल सी बात है, शिक्षक क्या करेगा? एक बात अंदाजा लगा, वेदांत है और इसका जो पाठ्यक्रम स्पेशली जो है किस पे फोकस करता है? आत्मज्ञान, सेल्फ विश्लेषण पर ही ये फोकस करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आत्मचिंतन के लिए मार्गदर्शक और गुरु के रूप में कार्य करना। अगर मैं आपको कहूँ कि वेदांत दर्शन में आपको अपना साक्षात्कार करना है और अगर मैं आपका टीचर हूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं कोशिश करूँगा कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए मैं एक सही मायने में गुरु के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में काम करूं। तो शिक्षक की भूमिका क्या हो जाएगी? मार्गदर्शक के रूप में आपको सही तरीके से गाइड करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाट इज न्याय इज गोल इन एजुकेशन, यानी न्याय का शिक्षा में उद्देश्य क्या है? न्याय मतलब, अच्छा ऐसे समझने की कोशिश करना, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान हैं, बस आपको थोड़ा सा चिंतन करना है कि अच्छा ये फिट बैठ रहा है या ये फिट बैठ रहा है। आपके 4 ऑप्शन जो आएंगे उन ऑप्शन में ये ऑप्शन जो आप पढ़ोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार बात तो सही है, यही होना चाहिए। तो बोल रहा न्याय का शिक्षा में क्या उद्देश्य है? एक बात बताओ, जैसे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो उसमें न्याय का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो देखो बता रहा है कि सही तर्क और आलोचनात्मक जिज्ञासा का प्रशिक्षण। सही तर्क यानी तर्क ऐसे वैसे नहीं, न्याय संगत तर्क होनी चाहिए, और आलोचनात्मक जिज्ञासा यानी आपकी जिज्ञासा क्या? आलोचनात्मक। आप क्वेश्चन लगाते हो, जैसे आपने वकीलों को देखा होगा कि अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उसको वो काटना उनको आता है, या फिर वो सोचते हैं कि अगर ये ऐसे बोल रहा तो मैं उसको कैसे मतलब काउंटर अटैक करूं, है ना? उसी तरीके से बता रहे हैं कि सही तर्क और आलोचनात्मक जिज्ञासा का प्रशिक्षण, टू ट्रेन करेक्ट रीजनिंग एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, ये है न्याय का शिक्षा में उद्देश्य, यानी सही तरीके से हमें प्रशिक्षण देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट डज ए न्याय करिकुलम एम्फेसाइजेस? बोला कि न्याय पाठ्यक्रम किस पर जोर देता है? न्याय पाठ्यक्रम जो है यानी कि जो करिकुलम है वो किस पर जोर देता है? तो ये सिंपल सी बात है, न्याय करने के लिए अगर मान लो कि आप न्याय के क्षेत्र में आगे जा रहे हो तो आपका तर्कशास्त्र सही होना चाहिए, वाद विवाद में आप निपुण होने चाहिए, साक्ष्य और प्रमाण के तरीके आपको प्रस्तुत करना आना चाहिए। आप खुद सोच लो, एक वकील क्या करता है? एक वकील जो है डिबेट बहुत अच्छा कर पाता है, यहाँ लिखा है ना लॉजिक एंड डिबेट, है ना, वो बहुत अच्छा कर पाता है। अगर आप डिबेट नहीं कर पाते हो तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें माहिर हो पाओगे। एविडेंस और मेथड्स ऑफ प्रूफ को सही तरीके से प्रेजेंट करना, जुगाड़ करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। किसमें? ये न्याय के पाठ्यक्रम में ये जोड़ देता है, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दोस्तों समय ज़्यादा नहीं गंवाना है, अब मैं सीधे आंसर लेकर के आ रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ा के निकल जा रहे हैं। तो ये मेरा एम क्या है कि आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना होने दें और सीधे क्वेश्चन के साथ अगर मैं आंसर आपको बता दूं तो बाकी जो रॉन्ग आंसर्स आएंगे। देखो एक बात बताओ, अगर 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन का, अगर आपने मान लो चारों ऑप्शन पढ़ा है, सही तो एक ही है ना, अब बाकी जो 3 है हो सकता है एग्जामिनर उसको चेंज कर दें। जब क्वेश्चन बनाया जाए तो 3 गलत ऑप्शन है, गलत तो कुछ भी डाला जा सकता है, तो उसको पढ़ के कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सिर्फ सही को पढ़ना चाहिए, गलत तो अपने आप साइड हो जाएंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ जिससे आपका समय बचे, क्योंकि 2-3 हज़ार क्वेश्चन को 10 दिनों के अंदर कवर करना बहुत बड़ी बात है। विच टीचिंग स्टाइल सूट्स न्याय, यानी कि न्याय के लिए कौन सी शिक्षण शैली उपयुक्त है? न्याय के लिए शिक्षण शैली, शिक्षण विधि कौन सी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? क्या है? तो देखो लिखा सोक्रेटिक प्रश्नोत्तरी और सुव्यवस्थित तर्क वितर्क। सोक्रेटिक प्रश्नोत्तरी मतलब सुकरात के से संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी है, और सुव्यवस्थित प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्न करना, और सुव्यवस्थित मतलब बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, सही तरीके से तर्क वितर्क करना, यह न्याय के लिए उपयुक्त शैली है। यानी सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग एंड स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंटेशन,
जब आप देखो फालतू का आर्ग्यूमेंट करना ये कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा हो गया अनगाइडेड मिसाइल की तरह। लेकिन जब आप सिस्टमेटिक आप बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके न्याय टीचिंग के लिए। समझ में आ रही है क्या बोलना चाहता हूँ? यानी कि आपके बात में दम होनी चाहिए। अगर एक लाइन में कहूँ तो आपके बात में दम होनी चाहिए, जिससे कि आप बोलो तो सामने वाला सोच में पड़ जाए कि यार बात तो सही है, ऐसी बात आपकी होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 70 में। व्हाट एम डज वैशेषिक सपोर्ट इन एजुकेशन, यानी कि वैशेषिक शिक्षा में किस उद्देश्य का समर्थन करता है? वैशेषिक जो है वो शिक्षा में कौन से उद्देश्य का समर्थन करता है? अब ये क्या है भाई? तो देखो समझते हैं। वास्तविकता के वर्गीकरण और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन की समझ। क्या है ये? वास्तविकता का वर्गीकरण यानी अंडरस्टैंडिंग कैटेगरीज ऑफ रियलिटी, कैटेगरीज ऑफ रियलिटी यानी कि जो वास्तविकता है उसका वर्गीकरण को समझना, यानी वास्तविकता कैसे कैसी चीज़ें है, क्या है। एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी, और ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को समझना, समझने से रिलेटेड है। यानी वैशेषिक शिक्षा में आपके समझ पर और साथ ही साथ रियलिटी के अलग अलग कैटेगरीज पर फोकस किया जाता है, यानी वास्तविकता और समझ पर फोकस किया जाता है। किस पे? वैशेषिक। अगर आपका वर्ड आएगा ना वैशेषिक तो आप समझ जाना कि इससे किससे रिलेटेड है? वैशेषिक क्या है? वास्तविकता से रिलेटेड है, यानी रियलिटी से रिलेटेड है। तो इसके कैटेगरीज पर ये फोकस करेगा। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन पर, जब कोई चीज़ वास्तविक हो तो आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन पर ये डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में किस उद्देश्य का समर्थन करता है? तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग यानी कि पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन की समझ को डेवलप करता है और वास्तविकता का वर्गीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लगे कि नहीं आपको थोड़ा सा रुक करके पढ़ना चाहिए स्लो, तो आप वीडियो को स्लो मोड पर कर सकते हो। और अगर और भी फास्ट तरीके से रिवीजन करना है तो आप 1.5x पर वीडियो को प्ले कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। व्हाट टॉपिक्स अपीयर्स इन वैशेषिक करिकुलम, यानी वैशेषिक करिकुलम में कौन कौन से विषय आते हैं? वैशेषिक पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय आते हैं दोस्तों? यानी कि अगर उसमें पाठ्यक्रम की बात करें, करिकुलम की बात करें तो कौन कौन से आएंगे? तो देखो, वस्तुओं का वर्गीकरण, परमाणु और प्राकृतिक सिद्धांत। अब समझना, परमाणु वैशेषिक, हाँ ये क्वेश्चन और एक पूछ सकता है कि परमाणु और प्राकृतिक सिद्धांत कौन से विषय के अंतर्गत आते हैं? परमाणु और प्राकृतिक सिद्धांत। तो देखो यहाँ लिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट एटम एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स, ये जो है वैशेषिक पाठ्यक्रम में आते हैं। किस में आते हैं? वैशेषिक करिकुलम में आते हैं। ठीक है, वस्तुओं का वर्गीकरण, जो वस्तुएं हैं उसका क्लासिफिकेशन, परमाणु से रिलेटेड, एटम से रिलेटेड, ठीक है, प्राकृतिक सिद्धांत, नेचुरल थ्योरी से रिलेटेड, ये किस में आते हैं? तो वैशेषिक में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज योगाज एजुकेशनल एम, यानी योग का शैक्षिक उद्देश्य क्या? अब ये तो आप बता सकते हो। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे भी दे कि योग का शैक्षिक उद्देश्य क्या? योग तो आप जानते हो योग क्या होता है, तो बताओ। देखो लिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड डिसिप्लिन फॉर हॉलिस्टिक ग्रोथ। इसका मतलब ये है समग्र विकास के लिए शरीर, मन और अनुशासन का समन्वय। जब हम योग करते हैं ना, योग जब हम करते हैं तो योग के माध्यम से हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा बॉडी सब सही तरीके से एक बैलेंस्ड वे में काम करते हैं, जिससे कि हम अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस कर सकते हैं। अगर या तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा तो हम फेस कर सकते हैं। हम ज़्यादा टेंशन में नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा बोलते हैं ना इरिटेट होना, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ये सब योग की चीज़ है। जब आप योग में होते हो तो आप योग के माध्यम से आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, आप योग के माध्यम से किसी भी तरह की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो, योग के माध्यम से खुद को समझ सकते हो। तो समग्र विकास के लिए शरीर, मन और अनुशासन का समन्वय, ये शरीर, मन और जो हमारा अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसका प्रॉपर तरीके से समन्वय ही ये क्या है? योग का शैक्षिक उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन में बता रहा है व्हाट वुड ए योगा बेस्ड करिकुलम इंक्लूड, यानी कि अगर हम योग की बात करें तो योग शिक्षा में कैसे पाठ्यक्रम आने चाहिए, यानी योग आधारित पाठ्यक्रम में क्या शामिल होगा? क्या होगा दोस्तों? तो देखो, आसन, प्राणायाम, ध्यान, नैतिकता और जीवन शैली संबंधित शिक्षाएं। अब योग की बात है
तो आसन तो आएगा ही, है ना। पद्मासन हो गया, शीर्षासन हो गया, उसके बाद और भी तरह तरह के सिद्धासन हो गए, है ना, वज्रासन हो गया, वैसे करके बहुत सारे आसन हैं, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है लेकिन फिर भी जितना याद है मैंने आपको बताया। साथ ही प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, ब्राह्मणी प्राणायाम हो गया, ये सारे प्राणायाम हो गए। नैतिकता यानी वैल्यूज़, जो आपके अच्छे क्या सही है क्या बुरा है इन सब की समझ हो गई। और जीवन शैली यानी जीवन जीने के तरीके जो है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि फिजिकल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, एथिक्स एंड लाइफ स्टाइल लेसन्स, ये जो है योग आधारित पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपके जीवन में योग नहीं है तो आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाओगे। आपके जीवन में योग नहीं है तो आप टेंशन को फेस नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में योग नहीं है तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर आप में ज़रा से भी डिप्रेशन की भावना है, भावना इन द सेंस फीलिंग ऐसी आती है जैसे कि आप किसी टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, दिमाग ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता दिमाग, और आपको ऐसा लगता है जैसे सामने वाले को डांट दे, पीट दे, कुछ भी कर दे, अगर ऐसी फीलिंग आपके अंदर आती है तो समझ जाना ये डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। तो ऐसे में आपको आसन, प्राणायाम, इन सब का सपोर्ट लेना चाहिए, योग का सहारा लेना चाहिए। मेडिटेशन करोगे, प्राणायाम करोगे तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे, क्योंकि योग आपकी आंतरिक छिपी हुई शक्ति को जगाती है, आपको पहचानने में मदद दिलाती है। इसीलिए यहाँ बता रहा है कि आसन, प्राणायाम, ध्यान, नैतिकता, जीवन शैली से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो योग में शामिल होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला व्हाट टीचिंग मेथड इज यूज्ड इन योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन में किस तरीके के टीचिंग मेथड को यूज किया जाता है, यानी कि शिक्षा, योग शिक्षा में कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग होता है। योग शिक्षा में शिक्षण विधि तो होगा ना, मतलब किस तरीके से पढ़ाया जाए। योग शिक्षा में विधि मतलब तरीका, है ना। तो योग शिक्षा में शिक्षण विधि क्या होगा, तो देखो निर्देशित अभ्यास और अनुभव आधारित चिंतन है। निर्देशित अभ्यास, निर्देशित मतलब जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको गाइड किया जा रहा है, जो आपको बोला जा रहा है कि ये काम करो, तो ये निर्देशित अभ्यास है। जो आपको बोला गया उसका अभ्यास करना, और साथ ही साथ अनुभव आधारित चिंतन, जो अनुभव फील किया जा रहा है, जो अनुभव हो रहा है उस पर आधारित क्या करना, चिंतन करना, यानी कि जो चीज़ें योग में आपको सिखाई जा रही है उसका अभ्यास करना ही योग शिक्षा की शिक्षण विधि है। लिखा हो ना, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस विद गाइडेड रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या करना आपको, निर्देशित अभ्यास और अनुभव आधारित चिंतन। निर्देशित अभ्यास और अनुभव आधारित चिंतन ही क्या है, योग शिक्षा में मतलब शिक्षण विधि होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। What did स्वामी विवेकानंद स्ट्रेस इन एजुकेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा में किस बात पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा में किस बात पर जोर दिया, ध्यान रहे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद धर्म आधारित शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। धर्म आधारित शिक्षा, एक बात बताओ, जब धर्म आधारित शिक्षा होगा तो आपको क्या फायदा होगा। देखो क्या होगा, आपका एक चरित्र निर्माण होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहारिक आध्यात्मिकता आएगी। क्यों, क्योंकि आप धर्म पर आधारित हो। ये सारी चीज़ें धर्म के लक्षण हैं, और धर्म आधारित शिक्षा में आपका चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, व्यवहारिकता आती है। अब आप बोल सकते हो कि सर ये धर्म वगैरह कुछ नहीं होता, तो मैं आपको जस्ट एक लाइन बताना चाहूँगा, सुनना। आपको पता है, समझना, हो सकता है कि मेरी इस बात से किसी को आपत्ति हो। आपको मालूम है कि आपके घर में जो छोटी सिस्टर है वो छोटी सिस्टर है, आपकी बहन है। आपको मालूम है कि आपकी जो मम्मी है वो आपकी माँ है। आपको पता है कि जो आपकी दादी है वो आपकी दादी है। लेकिन एक बात कहूँ मैं, है तो तीनों स्त्री औरत ही है ना, लेकिन एक ही औरत को आप तीन अलग अलग तरीके से देख रहे हो। एक माँ को माँ के नज़रिए से देख रहे हो, बहन को बहन के नज़रिए से देख रहे हो, दादी को दादी के नज़रिए से देख रहे हो, लेकिन पत्नी को पत्नी के नज़रिए से देखते हो ना। औरत को ही आप चार तरीके से, चार नज़रिए से देखते हो। तो चार नज़रिए से देखने का मतलब, अगर आप धर्म पर चल रहे हो तभी आप चार तरीके से देख रहे हो। माँ को माँ देख रहे हो, बीबी को बीबी देख रहे हो। अगर आप धर्म पर नहीं होंगे तो सभी स्त्री को आप एक जैसा देखोगे। सोचो, यानी धर्म पर ना चलने का मतलब है कि समाज का भ्रष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। इसीलिए धर्म पर चलने का मतलब होता है चरित्र निर्माण होना। ये धर्म है तभी आपको बहन, आपको आपकी बहन दिख रही है, कोई और नहीं दिख रही है। तभी आपकी मम्मी आपको आपकी माँ दिख रही है। क्यों, क्योंकि धर्म आपको बताता है कि माँ का परिभाषा क्या होता है, बहन क्या होती है, और पत्नी क्या होती है, दोस्त क्या होती है। ये धर्म बताता है। धर्म आधारित शिक्षा नहीं होगा तो चरित्र निर्माण नहीं होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, व्यवहारिक आध्यात्मिकता नहीं आएगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद धर्म आधारित शिक्षा, चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और व्यवहारिक आध्यात्मिकता पर जोर देते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पर बल देते हैं। कौन देता है, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। व्हाट कैरेक्टराइजेज विवेकानंद करिकुलम। कौन सी चीज़ विवेकानंद के करिकुलम को, मतलब उनकी विशेषता है, विवेकानंद के पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होगी।
विवेकानंद के पाठ्यक्रम जो है, मैंने कहा ना धर्म आधारित शिक्षा चरित्र निर्माण, उनकी विशेषता क्या होगी? तो देखो विशेषता में लिख रहा है शारीरिक प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा और सेवा उन्मुख गतिविधियां। शारीरिक प्रशिक्षण यानी शरीर से रिलेटेड जो भी प्रशिक्षण है, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह वो सब होगी। सिंपल सी बात है, शरीर से रिलेटेड प्रशिक्षण क्या हो सकती है? योग हो सकता है, और उससे जुड़े थे कोई एक्सरसाइजेज वगैरह हो सकते हैं ना, प्राणायाम हो सकता है। नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज़ आपके हो जाएंगे, जिससे आपको सही और गलत का पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। और सेवा उन्मुख गतिविधियाँ यानी ऐसी गतिविधियाँ जो सेवा के प्रति आपको उत्साहित करे। सर्विस यानी कि दूसरों की मदद करना। सर्विस यानी कि आपको अपने आप में घमंड ना क्रिएट करना। सर्विस सेवा यानी कि ज़रूरतमंदों की मदद करना। ऐसी गतिविधियों में आपको इन्वॉल्व करना ही इनके पाठ्यक्रम की विशेषता है। यानी फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, मोरल लेसन एंड सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में आपको शामिल करना स्वामी विवेकानंद का मेन ऑब्जेक्टिव था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज टैगोर्स एम फॉर एजुकेशन? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा का लक्ष्य क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर किस तरह की शिक्षा चाहते थे, क्या लक्ष्य था उनका? तो देखो लिख रहा है फ्री क्रिएटिविटी, हार्मोनी विथ नेचर एंड आर्ट बेस्ड लर्निंग, मतलब रचनात्मक स्वतंत्रता, प्रकृति के साथ सामंजस्य और कला आधारित क्या शिक्षा? कला आधारित शिक्षा। क्रिएटिविटी, फ्री क्रिएटिविटी, कुछ आपके पास आना चाहिए। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ रटने पर और पढ़ने पर जोर नहीं देते थे। वो कहते थे क्या कि बच्चों के अंदर ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो कुछ सृजनात्मक काम करे, कुछ बनाए, कुछ क्रिएट करे, वैसी शिक्षा चाहिए था। प्रकृति के साथ सामंजस्य, मैंने आपको कहा था ना, शांति निकेतन विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, वहाँ पर बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ करके पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि नॉर्मली बैठना, वहाँ पर जैसे बेंच वगैरह बनाए जाते हैं ना पेड़ों के नीचे, वैसा स्ट्रक्चर सीमेंटेड बेंच बनाए गए हैं। आप वहाँ पर बैठ करके पढ़ा सकते हो, टीचर पढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत मज़ा आता। कभी आप विजिट करें तो ज़रूर जाना वहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज टैगोर सजेस्ट टीचिंग? टैगोर जो है शिक्षा को किस प्रकार मतलब सुझाते हैं? टैगोर किस प्रकार शिक्षण सुझाते हैं, मतलब किस प्रकार की? टैगोर के अनुसार क्या होना चाहिए ये शिक्षण, मतलब कैसा सजेशन देते हैं? तो देखो टैगोर के अकॉर्डिंग कला, संगीत, खेल और बाहरी गतिविधियों के माध्यम से सीखना, ये टैगोर इनको फेवर करते हैं। यानी कला भी हो, संगीत भी हो, खेल भी हो और बाहरी गतिविधियों के माध्यम से, यानी जो बाहरी हमारी जो गतिविधियाँ, आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है, घर के अंदर नहीं, यानी कि मोबाइल लिए और खेलना शुरू कर दिया गेम, इससे क्या सीखोगे? लेकिन बाहर खेल करके, बाहर जा करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। लिखा ना, लर्निंग थ्रू आर्ट, म्यूजिक, प्ले एंड आउटडोर एक्टिविटीज। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज गांधीज बेसिक एजुकेशन आइडिया? यानी कि नई तालीम, गांधी जी का बोल रहा ना, गांधी की नई तालीम की मूल धारणा क्या है? नई तालीम मतलब जो बेसिक शिक्षा है, ठीक है, जो नई शिक्षा है उसका तो मूल धारणा क्या है? तो कर्म प्रधान शिक्षा है, साथ ही साथ कार्य के माध्यम से सीखना और आत्मनिर्भर बनाना। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। वर्क सेंटर्ड सेल्फ रिलायंट एजुकेशन, आत्मनिर्भर बनना। यानी कि वो चाहते थे क्या, आपको मैं और भी बता दूं, गांधी जी शिल्प के माध्यम से सीखना, यानी कि काम कौशल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसीलिए उन्होंने कहा है करके सीखना, कुछ करो और सीखो, कार्य के माध्यम से सीखना। जब आप कुछ करते हो, सीखते हो, उस पर गांधी जी ने ज़्यादा फोकस किया। आत्मनिर्भर बनना यानी अपने आप को ऐसा बना लेना कि जिससे आप किसी और पर डिपेंडेंट ना रहो। ये गांधी जी की नई तालीम की मूल अवधारणा थी, सेल्फ डिपेंडेंसी। ध्यान रखना, गांधी जी की नई तालीम की मूल अवधारणा क्या थी? सेल्फ डिपेंडेंसी, करके सीखना, ठीक है, आत्मनिर्भर होना। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट वुड गांधीज क्लासरूम फोकस ऑन? यानी कि गांधी के विद्यालय में ध्यान किस पर होगा? मैंने आपको कहा था ना, जस्ट अभी आपको कहा कि गांधी जी ने शिल्प यानी क्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। कम्युनिटी कार्य और नैतिक निर्माण, गांधी जी नैतिक चीज़ों पर जोर देते थे, यानी नैतिकता पर, नीति शास्त्र पर किसने फोकस किया? गांधी जी ने। गांधी जी चरित्र निर्माण पर भी उन्होंने फोकस किया था। तो शिल्प तो आपको याद ही रहेगा, मैंने आपको कहा शिल्प पर फोकस करते थे। साथ ही साथ समुदाय कार्य, कम्युनिटी वर्क मतलब क्या होता है? एक साथ काम करना। एंड मोरल फॉर्मेशन यानी कि नैतिक निर्माण, चरित्र निर्माण पर गांधी जी का बहुत ज़्यादा फोकस था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज अरविंदोज एजुकेशनल एम? अरविंदो का जो है शैक्षिक लक्ष्य क्या था? अरविंदो का शैक्षिक लक्ष्य क्या है? अरविंदो, मैंने आपको कहा है कि बहुत जगहों पर अगर स्वामी विवेकानंद का ऑप्शन ना आया, अरविंदो का ऑप्शन है, तो आप उनको टिक कर सकते हो, आंसर वही होगा। क्योंकि ये भी अपने लाइफ के बाकी समय में जो बचा हुआ जो ज़िंदगी था, उन्होंने अध्यात्म के तौर पर उन्होंने गुजारा। पहले ये भारतीय राजनीति में बहुत सक्रिय थे, लेकिन बाद में अध्यात्म की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अरविंदो का शैक्षिक लक्ष्य क्या है? तो समग्र विकास, चेतना और आध्यात्मिक उन्नयन, यानी इंटीग्रल डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ ऑफ कॉन्शसनेस एंड स्पिरिट, ये भी अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा थे। तो अरविंदो
अरविंदो घोष हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, इनके मामले में ना इनको ऑप्शन में अध्यात्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। गांधी जी के मामले में नैतिकता को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आप उनके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको ये आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आप टिक कर लोगे, आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हें देख लो। या फिर अगर आप इनके आचरण को समझ गए, गांधी जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, इनके बारे में ज़रा सा आपने जानकारी इकट्ठा कर लिया, तो आप इस साल इन सभी चीज़ों का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप कहोगे तो मैं आपको डिटेल एनालिसिस भी लेकर के आ जाऊँगा, इनके बारे में डिटेल्ड जो घटनाएँ होती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी रिवीजन का वक्त है, मेरे ख्याल से 10 दिनों में रिवीजन करना ज़्यादा बेटर होगा। तो चलो चलते हैं। व्हाट डज एन अरविंदो करिकुलम इंक्लूड? अरविंदो के पाठ्यक्रम में क्या है, अरविंदो पाठ्यक्रम में क्या होगा? ठीक है, तो अरविंदो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, ध्यान रखना। जब पाठ्यक्रम में क्या होगा जब बोलते हैं ना, तो आप समझ जाना कि वो फोकस किस पे कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, कहा गया आपसे कि स्वामी विवेकानंद के पाठ्यक्रम में क्या होगा, कहा गया, तो स्वामी विवेकानंद किस पर फोकस करते थे? धर्म आधारित शिक्षा पर। धर्म क्या करता है? चरित्र निर्माण सिखाता है। धर्म क्या करता है? अध्यात्म सिखाता है। धर्म क्या करता है? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो धर्म आपका स्वाभिमान बढ़ा रहा है ना, नैतिकता बढ़ा रहा है, तो वही चीज़ें शामिल होगी। तो अरविंदो के बारे में बात करते हो, अरविंदो भी तो ऐसे ही थे, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण का समन्वय। ये सेम अगर मान लीजिए स्वामी विवेकानंद का भी पूछे तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि वो भी नैतिक आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर बल देते थे, चरित्र निर्माण पर बल देते थे। सेम अरविंदो भी ऐसा ही करते थे। ठीक है, मेंटल, फिजिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टुगेदर, ये अरविंदो घोष का पाठ्यक्रम में होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म व्हाट शुड एजुकेशन डेवलप्ड? आइडियलिज्म के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसे विकसित करें? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसे विकसित करें? तो द इनर माइंड, वैल्यूज एंड मोरल कैरेक्टर। द इनर माइंड, वैल्यू एंड मोरल कैरेक्टर मतलब आंतरिक मन, मूल्य और नैतिक चरित्र। आंतरिक मन, मूल्य और नैतिक चरित्र, वही बात आ गई। आंतरिक मन वहीं पर तो फोकस कर रहे हैं, मूल्य, वैल्यूज पर, नैतिकता पर फोकस कर रहे हैं, नैतिक चरित्र पर फोकस कर रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद मतलब आदर्श चीज़ें, किस पे फोकस करता है? आदर्शवाद जो है, सिंपल सी बात है, हमारी आदर्शों पर फोकस करता है। आदर्श क्या है? वेदांत चीज़ें हो गई, वैदिक चीज़ें हो गई, हमारे नैतिक चीज़ें हो गई, नैतिक शास्त्र हो गया, ज्ञान हो गया, तत्व मीमांसा चीज़ें, वो सब कहीं ना कहीं आदर्श में ही है। तो आदर्श क्या है? तो मूल्य, नैतिक चरित्र में ही तो फोकस करता है। दोस्तों समझो, ये सारे आंसर लगभग सेम है, एक जैसे ही, बस आपको थोड़ी सी समझ की जरूरत है। अगर आप फिर भी कोई दिक्कत फेस करो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा। व्हाट डज रियलिज्म एक्सेप्ट फ्रॉम एजुकेशन? रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद जो है शिक्षा से क्या अपेक्षा करता है? जो यथार्थवाद है वो शिक्षा से क्या कोई उम्मीद लगाता है क्या? बिल्कुल लगाता होगा। क्या लगाता है? तो भौतिक जगत का स्पष्ट ज्ञान और वैज्ञानिक कौशल। क्या है? पहले यथार्थवाद को समझो। यथार्थवाद जानोगे आप, आंसर ऐसे ही लिख दोगे। क्या है यथार्थ? मतलब जो अभी एग्जिस्ट है। जैसे आपको मैं दिख रहा हूं तो यथार्थ है, मैं दिख रहा हूं, ये चीज़ें दिख रही है, ये फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है, ये भौतिक चीज़ें बोलते हैं हम इसको, फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। तो भौतिक चीज़ है तो भौतिक जगत का स्पष्ट ज्ञान, ये जो आपके आसपास सारी चीज़ें दिख रही है इसका बिल्कुल क्लियर नॉलेज होना, यह क्या है? यथार्थवाद का है। ठीक है, और वैज्ञानिक कौशल, साइंटिफिक स्किल। आप साइंस जो है, साइंस क्या कर रहा है? जो चीज़ें दिख रही है उसी पर बेस्ड है, तो साइंटिफिक स्किल होना चाहिए और आसपास के चीज़ों का स्पष्ट नॉलेज होना चाहिए। ये किसका है? ये यथार्थवाद का है। यथार्थ मतलब जो चीज़ें है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ डज नेचुरलिज्म व्यू द चाइल्ड? यानी कि प्रकृतिवाद बच्चे को कैसे देखता है? बात करें प्रकृतिवाद का, तो प्रकृतिवाद बच्चे को कैसे देखता है? कैसे देखता है दोस्तों? तो स्वाभाविक जिज्ञासा वाला, स्वाभाविक जिज्ञासा वाला, शिक्षा को बच्चे की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। किसने कहा था ये बात? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना, किसने कहा था कि शिक्षा को बच्चे की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए? स्वाभाविक जिज्ञासा वाला। प्रकृतिवाद बच्चे को कैसे देखता है? यानी प्रकृतिवाद के नज़र में बच्चा कैसा है? ठीक है, तो प्रकृतिवाद के नज़र में बच्चा जो है स्वाभाविक जिज्ञासा वाला है, यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा है। आपको जिज्ञासा का मतलब बताओ, उसको अंदर जानने के लिए क्यूरियोसिटी है अंदर कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होता है। एक सामान्य बच्चा लगभग दिन में 450 के आसपास क्वेश्चंस करता है। ये क्या होता है, इससे क्या होगा, ये क्यों है, वो क्या है, उसका नाम क्या है, क्यों रखा गया, ऐसे ना जाने 450 के लगभग क्वेश्चन करता है एक सामान्य बच्चा। सोचो, यानी कि जिज्ञासा, स्वाभाविक जिज्ञासा वाला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टीचिंग मेथड्स फिट प्रैग्मेटिज्म? यानी कि प्रयोजनवाद के लिए कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ उपयुक्त हैं? प्रयोजनवाद के लिए कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ उपयुक्त है? तो देखो, प्रयोजनवाद प्रयोग से रिलेटेड है। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, समझना।
अब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है तो आपको प्रोजेक्ट वर्क तो करना पड़ेगा। प्रयोजनवाद है, प्रयोग होगा, प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, समस्या समाधान आपको ढूंढनी होगी और अनुभव के माध्यम से सीखोगे। सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट करोगे, कोई चीज़ें बनाओगे, उसके बाद समस्या का समाधान करोगे और उसके बाद जो आपकी गलती यानी कि अनुभव के माध्यम से सीखना, आपने काम किया, उससे गलती हुई तो गलती से सीखे, अच्छे से बन गया तो वहाँ से सीख लिया। अनुभव के माध्यम से सीखना, ये होता प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद की शिक्षण पद्धतियाँ किसके लिए उपयुक्त है, कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ उपयुक्त है? तो एक प्रोजेक्ट वर्क आएगा, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा और लर्निंग बाई एक्सपीरियंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप एक बार नहीं, वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको बस पढ़ना है, याद नहीं करना है, ओनली पढ़ना है, आपको आंसर अपने आप आ जाएगा एग्जाम के टाइम। लिख रहा है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेशन, यानी कि अस्तित्ववादी शिक्षा का फोकस क्या है। जो अस्तित्ववादी शिक्षा है वो किस चीज़ पर फोकस करता है, उसका मेन क्या टारगेट क्या है अस्तित्ववादी शिक्षा का। तो बोल क्या अस्तित्ववादी शिक्षा बोल रहा, व्यक्तिगत चुनाव, जिम्मेदारी और जीवन का व्यक्तिगत अर्थ। अस्तित्ववादी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इंडिविजुअल चॉइस हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया एंड पर्सनल मीनिंग हो गए। ठीक है, व्यक्तिगत चुनाव, अस्तित्ववादी व्यक्तिगत चुनाव, आपके तरफ से क्या चुनाव है, आपकी जिम्मेदारी और जीवन की व्यक्तिगत अर्थ, ये होता है अस्तित्ववादी। ध्यान रखना, अस्तित्ववादी जो है इंडिविजुअल यानी कि एक पर फोकस करता, आप पर फोकस करता है, सभी पर नहीं कर रहा। यानी व्यक्तिगत चुनाव है, अपना खुद का चुनाव है, अपनी जिम्मेदारी और जीवन का व्यक्तिगत अर्थ है, यानी आपके नज़र में जीवन क्या है उसका अलग अर्थ है। समझ में आ गया? अस्तित्ववादी क्या करते हैं, व्यक्तिगत चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट डज एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टडी, यानी कि शैक्षिक समाज शास्त्र क्या अध्ययन करता है। शैक्षिक समाज शास्त्र किन चीज़ों का अध्ययन करता है? तो शिक्षा और समाज के आपसी प्रभाव का अध्ययन करता है ये। ठीक है, शिक्षा समाज, हाउ एजुकेशन एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, इसी चीज़ को ये मतलब किस तरीके से एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा और समाज के आपसी प्रभाव के बारे में ये अध्ययन करता है कौन? शैक्षिक समाज शास्त्र। इसका नाम सुनो, शैक्षिक, शिक्षा से रिलेटेड, समाज, समाज के बारे में। तो शिक्षा और समाज के प्रभाव के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेम ए सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का एक सामाजिक कार्य बताइए। समाज से संबंधित शिक्षा का क्या कार्य है? तो शिक्षा का है कार्य क्या? सामाजिकरण, यानी मानदंडों और मूल्यों का हस्तांतरण। क्या है? मानदंडों और मूल्यों का हस्तांतरण है, मतलब सोशलाइजेशन है, पासिंग ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, पासिंग ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, पासिंग ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ कैन एजुकेशन इफेक्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी शिक्षा सामाजिक स्तरीकरण को कैसे प्रभावित कर सकती है। शिक्षा सामाजिक स्तरीकरण को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो दोस्तों यह असमानताओं को बढ़ा सकती है या सामाजिक उन्नति में मदद कर सकती है। आप देखो क्या क्वेश्चन गया, फिर से समझना। शिक्षा सामाजिक स्तरीकरण, समाज के जो स्तर है उसको कैसे प्रभावित करती है? तो ये या तो असमानताओं को बढ़ा सकती है या भी सामाजिक उन्नति में मदद कर सकती है। समाज के स्तरीकरण होता है ना, लेवल। ठीक है, क्या करेगी? या तो असमानताओं को बढ़ा देगी या तो उसको उस सामाजिक उन्नति में मदद करेगी। अब डिपेंड करता है कि आप शिक्षा को किस तरीके से लेते हो। इट कैन रेनफोर्स इनइक्वालिटी और हेल्प अपवर्ड मोबिलिटी, यानी शिक्षा एक ऐसा हथियार है, दोधारी तलवार। अगर आपने गलत चला दिया तो आपको नुकसान करेगा, लेकिन आपने सही चलाया तो फिर आपको जिता देगी। वैसा ही है, या तो असमानताओं को बढ़ा देगी या सामाजिक उन्नति में मदद करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला व्हाट रोल डज ए स्कूल प्ले एज ए सोशल सिस्टम, एक सोशल सिस्टम के रूप में स्कूल कैसा रोल प्ले करता है? एक सामाजिक प्रणाली के रूप में स्कूल की क्या भूमिका है? तो स्कूल सामाजिक प्रणाली यानी समाज से रिलेटेड है। सब समाज से रिलेटेड होता है तो संस्कृति से रिलेटेड होगा, है ना, समाज की मूलभूत चीज़ों से रिलेटेड होगी। तो देखो लिख रहा है क्या, सामाजिक प्रणाली के रूप में स्कूल की क्या भूमिका होगी? एक सोशल प्ले, बोलो ना, स्कूल का सोशल सिस्टम, मतलब स्कूल प्ले एज ए, कहाँ, व्हाट रोल डज स्कूल प्ले एज ए सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम के रूप में स्कूल कौन सा रोल प्ले करता है? तो संस्कृति का संचार करता है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक भूमिकाएं सिखाना, बिल्कुल सही बात है, सामाजिक भूमिकाएं भी सिखाता है। और जीवन को व्यवस्थित करना, जी हाँ बिल्कुल, ये तीनों सही है। यानी कि ट्रांसमिट कल्चर, संस्कृति के बारे में बताता है हमें। ठीक है, टीचिंग रोल्स किसके बारे में बताता है? रोल्स के बारे में, यानी भूमिकाओं के बारे में बताता है हमें। एंड ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, और साथ ही साथ हमारे सोशल लाइफ को संगठित करता है। अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारी सामाजिक जीवन उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। लिख रहा है कि गिव वन सोशियोलॉजिकल थिंकर यूजफुल फॉर एजुकेशन स्टडी, यानी कि शिक्षा अध्ययन के लिए एक समाजशास्त्री विचारक का नाम बताइए। एक ऐसे विचारक का नाम बताइए, समाजशास्त्री विचारक किसके लिए? शिक्षा अध्ययन के लिए। तो नाम है एमिल दुर्कहेम, यानी स्कूलिंग और सामाजिक एकता पर कार्य किया इन्होंने। क्या नाम है इनका? एमिल दुर्कहेम है, जिन्होंने क्या किया? स्टडीड स्कूलिंग एंड सोशल सॉलिडेरिटी, यानी ये शिक्षा के अध्ययन समाजशास्त्री विचारक का नाम है जो स्कूलिंग पर और सामाजिक एकता पर इन्होंने कार्य किया है। क्या नाम है इनका? एमिल दुर्कहेम। याद रहेगा, एमिल दुर्कहेम। आप इनके जगह पे और भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्कूलिंग और सामाजिक एकता पर कार्य किया है। तो आपको अगर कोई और नाम है तो भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ऑप्शन में आपको वो नाम होना चाहिए। मैंने यहाँ से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हटा दिए हैं और सिर्फ मैंने आपको आंसर बताया है। मेंशन ए करेंट इशू इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में एक समकालीन समस्या बताइए। आज के समय में शिक्षा में समस्या क्या है? आज के समय में शिक्षा में समस्या क्या है? तो एक है डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड, ठीक है, प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच। इसका मतलब क्या? ये क्लास 12th का भी एक टॉपिक है जिसमें है डिजिटल डिवाइड ज्योग्राफी में, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। डिजिटल डिवाइड क्या होता है मैं आपको बता दूँ। आजकल के समय में शिक्षा में एक समस्या। डिजिटल डिवाइड ऐसे समझो, टेक्नोलॉजी हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में कुछ देश ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े पीछे हैं। तो ये जो है ना टेक्नोलॉजी के मामले में जो आगे हैं और जो पीछे हैं, इनको 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक वो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बहुत आगे है और एक वो जो पीछे हैं। तो क्या हो गया? ये डिजिटल डिवाइड हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 94, हाउ डज एजुकेशन सपोर्ट नेशनल एम्स, यानी कि शिक्षा राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समर्थन कैसे करती है? द आंसर इज, शिक्षा जो है नागरिक मूल्यों, कौशल और सामाजिक एकता को बढ़ावा दे करके राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समर्थन करती है, बाय प्रोमोटिंग सिविक वैल्यूज, स्किल एंड सोशल यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। व्हाट इज एजुकेशन रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? तो टू सप्लाई स्किल्ड पीपल एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन प्रदान कर उत्पादन क्षमता बढ़ाना। अब देखो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा से क्या होगा? आपने क्या किया? चीज़ों को सीखा। अब आप क्या हो गए? बाकियों की तुलना में ज़्यादा ट्रेंड हो गए। अब ज़्यादा ट्रेंड हो गए तो आप जल्दी से ज़्यादा काम कर सकते हो। तो जब हम स्किल्ड पर्सन हो जाते हैं, जैसे मान लो कि मैं खुद, जैसे ये आप रिकॉर्ड करके आपको ये सारी चीज़ें जो है बता रहा हूँ, अगर जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है वो कैसे करेंगे? यानी कि मैंने लगभग, अगर मेरा वीडियो मान लीजिए कि हज़ारों बच्चों ने देख लिया, अभी तो खैर चैनल नया है नहीं देखेंगे इतना, लेकिन देख लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि मैं कम से कम प्रेजेंट कर सकता हूँ काफ़ी हज़ारों लाखों बच्चों के बीच में, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो, तो वही बात है, प्रोडक्टिविटी कौन बढ़ा रहा है? मैं बढ़ा रहा हूँ या वो बढ़ाएंगे जिनको नॉलेज नहीं है? तो सिंपल सी बात है, जब अगर आपको स्किल नॉलेज हो गया, स्किल के बारे में अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप बाकियों से ज़्यादा बेहतर हो, आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते हो। इसके पीछे कौन है कारण? इसके पीछे कारण एजुकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, नेम ए चैलेंज फॉर एजुकेशन इन डेवलपमेंट, यानी कि विकास में शिक्षा के लिए एक चुनौती बताइए। एक ऐसी चुनौती जो शिक्षा के लिए खड़ी होती है सामने, किसके मैटर पर? विकास के मामले में। यानी विकास में शिक्षा के लिए एक चुनौती क्या है? तो प्रशिक्षित शिक्षकों और संसाधनों की कमी। बिल्कुल सही है। विकास के लिए शिक्षा की चुनौती, डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। लेकिन शिक्षा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, और वो चुनौती क्या है? वो चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों, यानी कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड टीचर्स एंड रिसोर्सेज। ट्रेंड टीचर्स की कमी है। अब बहुत सारे जो ऐसे लोग भी होते हैं हमारे इंडिया के, जो बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेज वाले होते हैं, अच्छे स्किल वाले होते हैं, लेकिन वो देश छोड़कर चले जाते हैं ज़्यादा कमाई करने के लिए बाहर विदेशों में। ये भी एक दिक्कत है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 97 नंबर, व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में मूल्य का क्या अभिप्राय है? शिक्षा में मूल्य से क्या आशय है? क्या आशय है शिक्षा में मूल्य से? तो देखो क्या लिख रहा है, व्यवहार और चुनावों का मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत। शिक्षा में मूल्य मतलब आपको सही और गलत के बारे में बताने वाला है ना। तो व्यवहार और चुनाव का मार्गदर्शन करने वाला ऐसा सिद्धांत। मूल्य क्या है? मूल्य एक तरह का ऐसा सिद्धांत है। मूल्य का आशय, मूल्य एक ऐसे तरह का, यानी कि मूल्य मतलब क्या? वैल्यू। एक तरह का एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको व्यवहार और चुनाव का मार्गदर्शन करता है कि आपको व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका चुनाव कैसी होनी चाहिए। ये कौन बताता है? ये आपके वैल्यूज बताते हैं, मूल्य बताते हैं, यानी प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स गाइडिंग बिहेवियर एंड चॉइसेस। ये क्या है? मूल्य का आशय है। ठीक है, व्यवहार और चुनाव का मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, गिव ए सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू का एक साधारण क्लासिफिकेशन बताइए। वैल्यू क्या है?
मतलब क्लासीफाई करना है इसको। मूल्यों का एक साधारण वर्गीकरण बताइए। तो पर्सनल, सोशल एंड मोरल वैल्यूज़, तीन तरीके से इसका क्लासीफाई कर सकते हो। एक है आपका व्यक्तिगत मूल्य, एक है सामाजिक मूल्य और एक नैतिक मूल्य, यानी पर्सनल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है और मोरल वैल्यू है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर डू वैल्यूज़ कम फ्रॉम, वैल्यू आते कहाँ से हैं? तो दोस्तों मूल्य कहाँ से आते हैं? तो ये है वैल्यू परिवार, विद्यालय, धर्म, समुदाय और मीडिया से, यानी कि फैमिली, स्कूल, रिलीजियन, कम्युनिटी एंड मीडिया। यही से वैल्यू का आप कहाँ से, मतलब वैल्यू सीखते कहाँ हो, सही क्या है, गलत क्या है ना, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें कहाँ से सीखते हो? या तो परिवार से, या स्कूल से, या धर्म से सीखते हो, या अपने समुदाय या फिर मीडिया से सीखते हो, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का हमारा क्वेश्चन हो रहा है ये 100 नंबर, ठीक है। हाउ कैन स्कूल टीच वैल्यूज़, स्कूल मूल्यों के बारे में हमें कैसे सिखाता है ना, स्कूल मूल्य कैसे सिखा सकते हैं, स्कूल कैसे सिखा सकते हैं? एक आध एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक आदर्श प्रदर्शन, यानी कि आदर्श को प्रदर्शित करके, चर्चाएं करके और सेवा परियोजनाओं के माध्यम से। सपोज मान लो स्कूल में आप ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ रहे हो जो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, यानी कि हमारे भविष्य के लिए एक आदर्श का काम कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चाएं कर सकती है, सही और गलत के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। और सेवा परियोजनाओं के माध्यम से, यानी कि थ्रू रोल मॉडलिंग, डिस्कशन एंड सर्विस प्रोजेक्ट, सेवा से रिलेटेड प्रोजेक्ट देकर के भी हमें सिखा सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन अभी पूरा हो गया है, लेकिन अभी समय मतलब बहुत है, समय बहुत है, मतलब वीडियो का कहने का मतलब ये है कि 100 हो गया, अभी वक्त मतलब कैसे बताऊं, अभी जस्ट कुछ ही दूर हम चले हैं, अभी चलना तो और बाकी है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 100 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 900 क्वेश्चन और बाकी है, और उसके बाद और भी क्वेश्चंस बाकी होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी और भी वीडियोज़ लेकर आएँ। ध्यान रहे क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं, और ऐसे पढ़ने हैं कि आपको आसानी से कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाए। चलो 100 हो चुके हैं, और आज हम लोग 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हो, कहीं 20 का 20 मिनट हो जाएगा तो पता चलेगा कि देखो लगभग अभी कितना हो गया, 40 मिनट के आसपास हो चुका है। और अगर 20 क्वेश्चन और 20 मिनट हो जाएगा तो फिर तो 1 घंटा हो जाएगा, और हमें 1 घंटे का पहले कंप्लीट करना है। लिखा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एथिक्स, एथिक्स का नेचर क्या है, यानी एथिक्स नैतिकता की प्रकृति क्या है। एथिक्स मतलब नैतिकता, और नेचर मतलब उसकी प्रकृति, यानी कि नैतिकता होती कैसे है। तो लोग सही और गलत आचरण के संबंध में नियम और सिद्धांत, सही और गलत आचरण के संबंध में नियम और सिद्धांत क्या होता है, नैतिकता होता है। यानी कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, ये क्या होता है, नैतिकता होती है। नैतिकता की प्रकृति है ये नैतिकता का, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सजेस्ट स्ट्रेटेजी, यानी एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट कीजिए, किसके लिए, फॉर वैल्यू एजुकेशन के लिए, मूल्य शिक्षा के लिए एक रणनीति बनाइए मूल्य शिक्षा के लिए। तो मामला आधारित अध्ययन और सामुदायिक मामला आधारित अध्ययन और सामुदायिक कार्य के माध्यम से मूल्य अभ्यास क्या है, मूल्य शिक्षा के लिए एक रणनीति। कैसे मूल्य कैसे सिखाना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, केस स्टडी लेकर के आना होगा। यूज़ केस स्टडीज़। केस स्टडी क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में कोई ऑलरेडी जो ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कोई ऑलरेडी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसके बारे में आपको पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है। एंड और उसके साथ साथ कम्युनिटी एक्शन टू पार्टिसिपेट वैल्यू, साथ ही साथ समुदाय का रोल होना चाहिए वैल्यू का क्रिएशन में। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारे रणनीति, कैसे मूल्य शिक्षा को आपको बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया व्हाट कॉजेज ए वैल्यू क्राइसिस, यानी कि मूल्य संकट का कारण क्या हो सकता है। अगर मूल्यों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस संकट का कारण क्या हो सकता है। तो कारण तो दोस्तों क्या होगा, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, मूल्य संकट। अगर समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है तो आपका वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर उपभोक्तावाद और नैतिक दिशा का कमजोर होना अगर कमजोर हो गया, उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म और वीक मोरल गाइडेंस, अगर मोरल गाइडेंस की कमी हो गई। अब आजकल परिवार में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। परिवार में क्या है, तो मम्मी भी रील बनाने वाली मिलती है। आजकल परिवार में ऐसे ऐसे चीज़ें होती है कि यार घर पे बना, हम बच्चों को सिखाने वाला, बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाने वाला कोई है ही नहीं। तो मोरल वैल्यूज कमी आ रही है ना, तो मोरल वैल्यूज का कमी होना, समाज का बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, किसके वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो मूल्य संकट का एक कारण है, ठीक है। रैपिड सोशल चेंज, कंज्यूमरिज्म एंड वीक मोरल गाइडेंस, ये क्या है, नैतिकता की कमी का कारण है, मूल्य संकट की भी कमी का कारण है ये। देखो आगे अगला क्वेश्चन है हाउ कैन एजुकेशन हेल्प सोल्व वैल्यू क्राइसिस, यानी कि वैल्यू क्राइसिस को सोल्व करने में एजुकेशन कैसे रोल प्ले कर सकता है। मूल्य संकट के समाधान में, मूल्य संकट के समाधान में शिक्षा कैसे मदद कर सकती है। पहले हमने क्या पढ़ा, मूल्य संकट कैसे होगी, तो अगर आपका सोसाइटी मतलब बोलता है ना वैल्यू कमजोर हो जाना, यानी कि जो है दिखा ना नैतिक दिशा का कमजोर होना, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, इससे मूल्य संकट होता है। लेकिन अब मूल्य संकट से अब कैसे बाहर निकलोगे, तो सहानुभूति, नैतिकता और नागरिक जिम्मेदारी सिखा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल्य संकट में समाधान मतलब मूल्य संकट का समाधान कर सकते हैं।
शिक्षा कैसे मूल्य संकट में मूल्य संकट के समाधान में शिक्षा कैसे मदद करती है? तो शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं? शिक्षा के माध्यम से हमें सहानुभूति आती है, सीखते हैं, हम नैतिकता सीखते हैं और नागरिक जिम्मेदारी भी सीखते हैं। ठीक है, बाय टीचिंग हम सिखा करके किसको? एम्पैथी, एथिक्स एंड सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी जिम्मेदारी हम लोग बच्चों को सिखा करके हम लोग मूल्य संकट का समाधान कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति के घटक क्या है? संस्कृति के क्या घटक है? कल्चर के क्या घटक है? तो मान्यताएं, कल्चर में संस्कृति में मान्यताएं होती है, भाषा होते हैं, नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं और सांस्कृतिक वस्तुएं होती हैं। ये आप आंसर देखते हो, ऑप्शन देखते हो, आप आंसर टिक कर सकते हो। बिलीफ, लैंग्वेज, नॉर्म्स, कस्टम्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। हाउ डज एजुकेशन ट्रांसमिट कल्चर? अब शिक्षा संस्कृति का संचार कैसे करती है? संस्कृति का संचार कैसे करती है शिक्षा? तो पाठ्यक्रम और विद्यालय जीवन में सांस्कृतिक सामग्री शामिल करके संस्कृति का संचार, संचार मतलब बढ़ाना, बताना, ये शिक्षा कैसे करती है? तो अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके कर सकती है, या फिर जीवन हमारी शिक्षा हमारी विद्यालय में वैसी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ ला करके कर सकती है। लिखना ना, पाठ्यक्रम और विद्यालय जीवन में सांस्कृतिक सामग्री को शामिल करके ऐसा किया जा सकता है, बाय इंक्लूडिंग कल्चरल कंटेंट इन करिकुलम एंड स्कूल लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। नेम वन चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए वैश्वीकरण की एक चुनौती बताइए। वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों? वैश्वीकरण होता है पूरी दुनिया को एक मार्केट समझना, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को दुनिया के किसी भी देशों में आसानी से बेच सकते होते हैं, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वव्यापीकरण भी बोल सकते हो और इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो बोल क्या रहा है कि वन चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की एक चुनौती बताइए, किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो लॉस ऑफ लोकल ट्रेडिशंस एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यानी कि स्थानीय परंपराओं का शरण और सांस्कृतिक एकरूपता। इसका शिक्षा के लिए एक चुनौती क्या? वैश्वीकरण से शिक्षा पर चुनौती क्या आ रही है? देखिए, समझिएगा। हम लोग क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग भारतीय कल्चर यानी कि इंडियन कल्चर को मानते हैं, ऐसे मानिए कि हम लोग क्या है, सनातन धर्म को मानते हैं। ठीक है, अब सनातन धर्म वैश्वीकरण के वजह से बाहर देश का हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे राजनीति में, या फिर हमारे जो मार्केट बोलते हैं ना, बाजार में, इन सब का विदेशी चीज़ों का घुलना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो ट्रेड बैरियर से जो व्यापार है वो क्या ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गया, व्यापार होना शुरू हो गया। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बाहर की संस्कृति आकर के हमारी संस्कृति से मिल जा रही है, तो हमारी संस्कृति को नुकसान हो रहा है। तो शिक्षा में इसी तरीके से जो है बोला स्थानीय परंपराओं का शरण हो रहा है, यानी हम जिन परंपराओं को, जिन ट्रेडिशंस को हम फॉलो करते थे वो बाहर के चीज़ों के मिल जाने के वजह से वो दूषित हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो कुछ चीज़ों में हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारा लॉस में जा रहा है। और सांस्कृतिक एकरूपता, ये सब क्या है? इनकी दिक्कतें हैं, शिक्षा में आने वाली एक चुनौती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। बोला हाउ कैन स्कूल प्रिजर्व हेरिटेज, यानी स्कूल धरोहर कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जो हमारे धरोहर होते हैं ना, ठीक है, सांस्कृतिक जो धरोहरें होती है उसको स्कूल कैसे संरक्षित कर सकती है? तो सांस्कृतिक धरोहर को तभी आप बता सकते हो ना जब आपको उसके बारे में जानकारी हो। जैसे मान लो हमने किसी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में आपको बताया कि ये ऐसा है, इतना साल पुराना है, इसका ये महत्व है, अब आप उसके बारे में जान गए। जब आप जान गए तो आप उसकी रक्षा करोगे। कैसे रक्षा किया आपने? जानकर। जानने को क्या कहते हैं? शिक्षा के माध्यम से आपने जाना है। तो यही बता रहा है कि स्थानीय इतिहास, जब आप इतिहास के बारे में पढ़ते हो, भाषाएं और कलाएं पाठ्यक्रम में पढ़ा करके, जब हम लोग स्कूल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि ये होती क्या है, इसका महत्व क्या है, और इस तरीके से शिक्षा जो है इनको संरक्षित कर सकते हैं। यानी कि टीच लोकल हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड आर्ट इन द करिकुलम। अगर करिकुलम में ना हो तो कैसे करोगे बताओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट इज़ कल्चरल प्लुरलिज्म इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में सांस्कृतिक बहुलता क्या है? शिक्षा में सांस्कृतिक बहुलता क्या है? तो विद्यालयों में कई संस्कृतियों का सम्मान और अध्ययन। विद्यालय में एक संस्कृति का नहीं, बहुत सारे संस्कृतियों का सम्मान हो और बहुत सारे संस्कृतियों का अध्ययन हो, तब वो बहुलता कहलाती है। बहुलता, प्लुरलिज्म मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो वही बता रहा है, रेस्पेक्टिंग एंड टीचिंग मल्टीपल कल्चर्स विद इन स्कूल्स। स्कूल के अंदर बहुत सारे संस्कृतियों का समावेश होना, सम्मान करना, ये होता है बहुलता संस्कृति में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। हाउ शुड स्कूल्स हैंडल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, अगर सांस्कृतिक कोई संघर्ष हो तो विद्यालय उन संघर्षों को कैसे संभालेंगे?
है ना। सांस्कृतिक संघर्ष को कैसे संभाल सकते हैं, संवाद, बातचीत करके, सहिष्णुता, थोड़े बहुत सहिष्णुता दिखाकर, क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा हाइपर नहीं हो सकते, और संघर्ष समाधान कौशल को बढ़ा करके हम लोग ऐसे रोक सकते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में होने वाले जो प्रॉब्लम्स है हम उसको संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, सहिष्णुता के माध्यम से, मतलब टॉलरेंस वगैरह का इस्तेमाल करके और एक दूसरे को समझ करके हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। यानी कि शिक्षा के माध्यम से इनको रोका जा सकता है, लड़के नहीं, बाई प्रोमोटिंग डायलॉग, टॉलरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स। बोलते हैं ना, लड़ाई को रोकने की जो एक कौशल होता है, मतलब एक तरीके कूटनीति होती है, किसी हम सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा। तो विद्यालय सांस्कृतिक संघर्ष को कैसे संभाले, तो संवाद के माध्यम से, सहिष्णुता के माध्यम से, संघर्ष समाधान की कौशल को विकास करके विद्यालय ऐसी चीज़ों को रोक सकता है। इसीलिए हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। जो बच्चा पढ़ता है वो बिना लड़े ही युद्ध जीत जाता है। What does equality in education mean? यानी शिक्षा में समानता का क्या अर्थ है, शिक्षा में समानता का क्या अर्थ है, तो सभी के लिए सीखने और सफल होने का समान अवसर। सिंपल सी बात है। शिक्षा में समानता मतलब इक्वल चांस है, किसके लिए, सभी के लिए। क्या, किस चीज़ के लिए, तो टू लर्न एंड सक्सीड, सीखना और सफल होने के लिए सभी क्या है, बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 112। व्हाट इज एजुकेशन लिबर्टी? एजुकेशन लिबर्टी क्या है, मतलब एजुकेशन मतलब शैक्षिक और लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो शैक्षिक स्वतंत्रता क्या है दोस्तों, क्या समझते हो शैक्षिक स्वतंत्रता से, तो सीखने के दौरान सोचने, अभिव्यक्ति और विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। जब आप सीख रहे होते हो तो उस वक्त सोचने की आज़ादी हो, उस वक्त अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी हो, या विकल्प चुनने की जो आज़ादी हो, ये होता है शैक्षिक स्वतंत्रता। मतलब शिक्षा में जो भी गतिविधियाँ होती है उनमें स्वतंत्रता। शिक्षा में कौन सी गतिविधि होती है, बोलने की गतिविधि होती है, सुनने की गतिविधि होती है, सोचने की होती है, साथ ही साथ विकल्प चुनने की गतिविधि होती है। इन सभी में आज़ादी होता है, शिक्षा में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। हाउ इज डेमोक्रेसी लिंक्ड टू एजुकेशन? यानी कि शिक्षा और लोकतंत्र कैसे जुड़े हुए हैं, शिक्षा और लोकतंत्र कैसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों साफ साफ बता रहा है कि विद्यालय भागीदारी, अधिकार और नागरिक कर्तव्य सिखाते हैं। सिंपल सी बात है। शिक्षा और लोकतंत्र, लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि शिक्षा है। अगर लोग शिक्षित ना हो तो लोकतंत्र कायम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र की विशेषताओं को सिखाने वाली चीज़ें क्या है, विद्यालय। विद्यालय ही भागीदारी, अधिकार और नागरिक कर्तव्य सिखाते हैं। स्कूल्स टीच पार्टिसिपेशन, राइट्स एंड सिविक ड्यूटीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। व्हाट आर चाइल्ड राइट्स इन एजुकेशन? शिक्षा में बाल अधिकार क्या है? शिक्षा में बाल अधिकार, तो सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और भेदभाव रहित शिक्षा का अधिकार शिक्षा में बाल अधिकार होते हैं। राइट टू सेफ, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी स्कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। व्हाट इज ह्यूमन राइट्स एजुकेशन? मानव अधिकार शिक्षा किसे कहते हैं? तो टीचिंग डिग्निटी, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी पर्सन। मानव अधिकार यानी मानव के अधिकार से जुड़ा हुआ ही शिक्षा है, यानी कि ह्यूमन राइट्स है। तो आपके पास राइट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी, उसके मान सम्मान, उसके अधिकार और जिम्मेदारियां सिखाना, ये मानव अधिकार शिक्षा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ राइट टू एजुकेशन लॉज? यानी कि शिक्षा के अधिकार कानून का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के लिए मूलभूत, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड स्कूल्स प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स? स्कूल बाल अधिकारों की रक्षा कैसे करें? तो दुर्व्यवहार रोककर, पहुंच सुनिश्चित करके और समावेशी अभ्यास अपना करके। बाय प्रिवेंटिंग एब्यूज, इंश्योरिंग एक्सेस एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिस। बाल अधिकारों की रक्षा यानी बच्चों के अधिकारों की रक्षा को हम लोग कैसे कर सकते हैं? अधिकारों की रक्षा तो दुर्व्यवहार रोक करके, यानी कि एब्यूज़ जो बिहेवियर है उनको रोक करके हम लोग उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। और समावेशी यानी कि इंक्लूसिव चीज़ों को अपना करके, जिससे कि उनके बीच आपसी भेदभाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। व्हाट इज़ द रोल ऑफ होम इन सोशलाइजेशन? यानी सामाजिकरण में घर की भूमिका क्या होती है? घर के माध्यम से आप क्या सीखते हो? अगर आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सोच लो तो इसका आंसर आपके सामने है। घर क्या है? पहला शिक्षक है, यानी कि घर को हम लोग फर्स्ट टीचर कहते हैं, जो क्या करता है? मूल्य, भाषा और मूल आदतें गढ़ता है। सेफ्स वैल्यूज़, लैंग्वेज एंड बेसिक हैबिट्स। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज स्कूल प्ले इन सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण में स्कूल की क्या भूमिका होती है? तो सामाजिक मानदंड, टीम वर्क, नागरिक व्यवहार को मजबूत करता है। यानी जिस तरीके से डेमोक्रेसी में स्कूल का रोल है, यानी कि डेमोक्रेसी तभी कायम हो सकता है जब स्कूल बच्चों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिखाती है। उसी तरीके से सामाजिकरण में स्कूल क्या सिखाता है? सामाजिक मानदंड, यानी कि रेनफोर्सेस सोशल नॉर्म्स, टीम वर्क एंड सिविक बिहेवियर। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और ये क्वेश्चन है कि हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन? सामाजिकरण में मीडिया का प्रभाव कैसे होता है?
मीडिया का क्या रोल है समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में? तो मीडिया बाय ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, रोल मॉडल एंड शेपिंग एटीट्यूड्स, यानी कि मीडिया जो है, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, आदर्श और रुखों को आकार देता है, यानी मीडिया के माध्यम से हमारे आदर्श बदलते हैं, रुखों को आकार देना, यानी कि मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आज और हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, ये बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा इस वीडियो में 120 क्वेश्चन का हमने कोटा पूरा किया। नेक्स्ट जो है लगातार बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। कोई अगर आपको कुछ टॉपिक समझना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं श्री जी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।